हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा जो अब आज का सेशन है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल पार्ट, जो हमने को स्टार्ट करना है। बट कंट्रोल पार्ट स्टार्ट करने के पहले हम फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं दोस्तों। बट रिवीजन जो आज अभी हम लेंगे वो एक्चुअल में हम लेंगे अपने चार्ट के थ्रू, दैट इज बर्ड्स आई व्यू, जिसके थ्रू आपको समझ में आए कि अपने को रेगुलर के साथ साथ चार्ट को भी कैसे याद करना है। तो चार्ट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू गाइज फॉर रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, पॉइंट्स एंड की कंटेंट्स, राइट। तो हमने इस तरीके से बना हुआ है कि आपको वो क्वेश्चन भी याद हो जाए, क्वेश्चन के टिप्स भी याद हो जाए, टिप्स से रिलेटेड पॉइंट भी याद हो जाए, एंड पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है, वो कीवर्ड जो कीवर्ड हमने यूज किए हैं वो भी आपके दिमाग में फिट रहे। तो दिस इज द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस बर्ड्स आई व्यू। इस बर्ड्स आई व्यू को दोस्तों हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, दैट इज रूट चार्ट, ब्रांच चार्ट एंड लीफ चार्ट। नाउ आपको ये लगता होगा यार ये सर रूट चार्ट, ब्रांच चार्ट और लीफ चार्ट क्या होता है। आपने अगर पेड़ देखा हो दोस्तों, तो पेड़ का जो रूट होता है, राइट, तो इस रूट का मतलब हो गया है हमारे पास कि इस चैप्टर के अंदर जो है कितने टॉपिक्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रूट। उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कितने हैं, उस सब टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच। एंड ब्रांच का जो सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीफ। ओके, तो मैंने सिंपल से बोला टॉपिक में आपका आ जाएगा रूट, उस टॉपिक से कितने सब टॉपिक्स निकल रहे हैं, दैट इज वो ब्रांच में आपको दिखेगा, एंड उस सब टॉपिक में कितने क्वेश्चंस हैं वो आपको लीफ चार्ट में दिखेंगे। तो एक्चुअल में अगर आप समझोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लीफ चार्ट में दिखेंगे। ओके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक का डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक रूट में ही दिख जाएगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, बट सब टॉपिक जो है, ओके, तो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, और सब टॉपिक में जो क्वेश्चंस है, तो सब टॉपिक के जो अंदर क्वेश्चंस है वो हमने नॉर्मली आपको कहां पे बताया, लीफ चार्ट में बताया। बट अगर अपने को बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, एक हार्डली क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, तो वो हमने ब्रांच चार्ट में ही कवर कर दिया, उसको हमने सेपरेटली लीफ चार्ट में नहीं लिया हुआ है। तो अपना जो पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि रूट पे जाना है, रूट में अपने को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ना है और उस टॉपिक को डिटेल में देखना है कि कितने सब टॉपिक है, तो आप ब्रांच में चले जाना, और उस सब टॉपिक में पर्टिकुलर कितने बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आप लीफ चार्ट में चले जाना। इस तरीके से अपना जो है वो पढ़ने का तरीका रहेगा दोस्तों, दैट इज रूट चार्ट, ब्रांच चार्ट एंड लीफ चार्ट का। यहां तक क्लियर हो? बहुत बढ़िया। नाउ इसी तरीके से हमारा जो अभी तक का सफर जो कंप्लीट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ओके, तो अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कंट्रोल डिस्कस करेंगे, बट कंट्रोल डिस्कस करने के पहले अपन आ जाते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने आपको दो चीजें कराई थी, अब आपको याद आएंगे इसके थ्रू फटाफट से। स्टेप्स और कंपोनेंट। स्टेप क्या था दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एंड कंपोनेंट क्या थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, पीपल। कंप्लीट हो गया, बराबर। देन इसके बाद दूसरे वाले पे आ जाते, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये रहा। सेकंड वाला ये रहा, ये पहला कंप्लीट हो गया। ब्रांच चार्ट में जाके अब रूट पे आते हैं, अगेन दूसरा रूट पकड़ते, तो उस रूट के अंदर क्या है दोस्तों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड नेटवर्क। तो ये रहा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड नेटवर्क। हम आगे कहां पे, ब्रांच पे। अब इस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये एक सब टॉपिक है, ये तीन सब टॉपिक्स थे जो मैंने कवर अप कर लिए। पहला मैंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कवर कर लिए, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आप आ जाओ लीफ चार्ट में। ओके, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का आपको लीफ चार्ट यहाँ पे दिख गया। तो हार्डवेयर पे कितने तरीके के हार्डवेयर मैंने बताया था, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। टाइप्स ऑफ आउटपुट कितना है, टेक्सचुअल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट, इमेज आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट एंड टैक्टाइल आउटपुट। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस कितने थे, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, राइट, एंड सेकेंडरी मेमोरी, यही था। तो इंटरनल मेमोरी में कैश मेमोरी, रजिस्टर आ गया, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ गया, एंड देन वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आ गया। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आपको बताया था, वोलेटाइल स्टार्ट, याद आया क्या, ये तो स्टैंड्स फॉर व्हाट, वोलेटाइल। ओके, तो वोलेटाइल, टाइप्स, यूज्ड एंड डेटा, ये कवर हो गया। इसके बाद यहां पे जो था हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया था, बराबर है। तो हार्डवेयर कंप्लीट, टाइप्स ऑफ आउटपुट कंप्लीट, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट कर लिया, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम कवर कर लिया था हमने। एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एक्टिविटीज थी जो हमने आपको बताया था। पहला है नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, राइट, दूसरा था हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, तीसरा परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन, फोर्थ था यूजर इंटरफेस, फिफ्थ था फाइल मैनेजमेंट, सिक्स्थ था टास्क मैनेजमेंट, सेवंथ था मेमोरी मैनेजमेंट, एट था दोस्तों यूजर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
यूजर इंटरफेस हो गया, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए थे, राइट। तो इसके साथ हमारा ये पहला वाला जो लीफ चार्ट ये कंप्लीट हो गया ना। दूसरा हम आते हैं दोस्तों डेटाबेस, डीबीएमएस, बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। अगर आपको ध्यान हो तो डेटाबेस में हमने सिर्फ डेटाबेस मॉडल कवर किया हुआ था, अगर आपको याद हो। डेटाबेस मॉडल में से हमने हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कवर किया था। डीबीएमएस में टास्क टू मैनेज ऑपरेशन टास्क टू मैनेज इंफॉर्मेशन, देन ऑपरेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टास्क क्या था दोस्तों, अगर टास्क आपको याद आ रहा हो तो टास्क मैंने बताया था, सबसे पहले इंफॉर्मेशन नीड, देन एक्वायर द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, एंड द लास्ट पॉइंट क्या था दोस्तों, दैट इज इंफॉर्मेशन क्वालिटी के बाद दैट इज टूल्स टू एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट डेटा। ऑपरेशन में अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में क्या था, ऐड फाइल, ऐड डेटा, ऑल्टर डेटा, क्वेरी डेटा, डिलीट डेटा एंड डिलीट फाइल, कंप्लीट हो गया। एडवांटेज क्या था, दीदी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करके फाइल कंसिस्टेंसी और डेटा इंडिपेंडेंसी रखती है। तो डी फॉर क्या था, डेटा शेयरिंग, आई फॉर इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, डी फॉर क्या था, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाएगा, आई फॉर क्या था, इंटीग्रिटी इंप्रूव होगी। ओके, देन यूजर फ्रेंडली, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फाइल कंसिस्टेंसी एंड डेटा इंडिपेंडेंसी। हम रिवीजन आपका इसी चार्ट से करवाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देन इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा है ना, तो मल्टीपल बेनिफिट आता है। देन इसके बाद वहां पे टाइम की बात हुई थी, राइट, और एक कोई और पॉइंट था जो मेरे को अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे कवर थे। देन डेटा वेयरहाउस जो है, ओके, डेटा वेयरहाउस में क्राइटेरिया, अप्रोचेज एंड बेनिफिट्स की बात अगर मैं करूं, बेनिफिट्स, अप्रोचेज एंड क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या था दोस्तों, नोट्स, NOTS, यहीं पे आप टिप्स भी लिखते चलना जब आपके पास ये नोट्स आ जाएगा। तो N फॉर द नॉन ऑपरेशनल डेटा, NO, T फॉर क्या था, टाइम शेयरिंग एंड टाइम, यस, टाइम शेयरिंग था, एंड एस फॉर क्या था दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन था। ओके, अप्रोचेस क्या थे, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। बेनिफिट्स क्या था दोस्तों, टच, याद आया क्या, यस। टी फॉर क्या था, टूल्स टू कंबाइन डेटा, O फॉर वन वर्जन ऑफ ट्रूथ, U फॉर क्या था, बेटर अंडरस्टैंडिंग, और C फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटा, H फॉर हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करेगा। डेटा माइनिंग प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे रहा, दैट इज कॉल्ड एज टास्क भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, यस। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस हो गया, बिग डेटा ये रहा, मल्टीपल बेनिफिट्स था, देन हाँ कस्टमर सर्विसेज था एंड बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी था। ओके, इसका टिप्स लिख लो दिमाग में फिट करने के लिए। नंबर 1 मल्टीपल बेनिफिट्स, M हो गया। ओके, I फॉर कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना है, ओके, एंड MCB इम्प्रूव, आई कर लेते इसको, MIB, यस, टिप्स हो गया इसका, MIB, मैन इन ब्लैक, याद है क्या, M फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स, I फॉर इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, B फॉर द बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो MIB इसका टिप्स हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है। ओके, तो MIB टिप्स याद रखेंगे अपन। डिसएडवांटेज कॉस्ट एंड सिक्योरिटी का था। ओके, क्राइटेरिया हमने नोट्स बता दिया था, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच था, एंड रीजन जो था इसका टच हो गया था। स्टेप्स इन्वॉल्व, तो सबसे पहले क्या बताया था, डेटा इंटीग्रेशन करेंगे, देन इसके बाद सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद डेटा क्लीन, एरर वगैरह रिमूव कर देंगे, देन इसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा को माइन करेंगे, देन इसके बाद परफॉर्म इवैल्यूएशन करेंगे, एंड देन लास्ट में डिसीजन ले लेंगे। और इसी के साथ हमारा डेटाबेस वाला पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया था। फिर आप ब्रांच चार्ट में जाओ दोस्तों, ब्रांच चार्ट में ये तीसरा वाला आया हमारे पास, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगेन आप लीफ चार्ट में जाओगे, ये रहा लीफ चार्ट। और नेटवर्क में मैंने आपको बताया, नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन 2 ही चीजें थी। नेटवर्क में टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया था, कौन कौन से, वायर्ड और वायरलेस। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क बताया था, डेबिट एंड क्रेडिट बाय यूजर, बराबर। तो डी फॉर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्स शेयरिंग, सी फॉर कंप्यूटेशनल पावर, आर फॉर क्या था दोस्तों, रिलायबिलिटी एंड यूजर कम्युनिकेशन। इश्यूज ऑफ नेटवर्क क्या था, बकरा, याद आएगा, बी फॉर बैंडविड्थ, सी फॉर कंटेंजन, आर फॉर राउटिंग, आर फॉर रेजिलेंस। ओके, वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या था दोस्तों, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा। इंपैक्ट क्या था दोस्तों, किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे, किसी से भी रिश्ता बनाया जा सकता है, इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। नाउ वेलकम टू व्हाट, कंट्रोल पार्ट। चल वी स्टार्ट विद द कंट्रोल पार्ट, यस, बहुत बढ़िया। तो अभी ये बर्ड्स आई व्यू हम साइड में कर देते हैं। अब बर्ड्स आई व्यू जैसे ये मेन रेगुलर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका रिवीजन अब आपको जो है वो बर्ड्स आई व्यू। तो देखो बर्ड्स आई व्यू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ये आपको मैंने पहली बार ये बर्ड्स आई व्यू का जलवा दिखाया है। तो अगर जितना रेगुलर लेक्चर आप बेहतरीन तरीके से करोगे, रिवीजन आपका यहाँ पे एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठोको ताली, चलो आ जाओ, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यस ना, बात करते हैं हम दोस्तों कंट्रोल की। ना व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यार, कंट्रोल का मतलब क्या होता है?
जब भी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों नियंत्रण करना, किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में लेना। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं यार ये चीज मेरे कंट्रोल में, ये चीज कंट्रोल में मतलब क्या हो गया कि जैसा मैं चाहूंगा ये बिल्कुल वैसे ऑपरेट करेगा, ना एक कदम इधर ना एक कदम उधर, मतलब जैसा मैं चाहूंगा, मतलब जो स्टैंडर्ड मैंने फिट कर दिया है, बात समझना, जो स्टैंडर्ड मैंने फिट कर, तो मतलब अगर मैं बोलता हूं कि क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स लगाए, जैसे अकाउंटिंग करने के लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हो, मतलब कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं जाएगी, राइट, ये हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएगी, तो गारंटेड है कि जो भी आपने एंट्री की होगी वो सही होगी। तो अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करोगे, जो भी स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ओके, अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करोगे तो मैं गारंटेड बोलता हूं, फिर वो अकाउंटिंग एंट्रीज हो या टेक्नोलॉजी हो, ओके, या ह्यूमन रिसोर्स हो, वो सब लोग बराबर तरीके से काम करेंगे। दिस फर्स्ट कंट्रोल इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड कंट्रोल। ओके, तो बेसिकली जो है इस कंट्रोल को हमने डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स किया हुआ है। दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक ध्यान से समझना, इंटरनल कंट्रोल, एक क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, एंड दूसरा होता है दोस्तों एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल को आप कंप्लायंस के भी नाम से जानते हो, कंप्लायंसेस ऑफ, कंप्लायंसेस किसका, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन। तो ये रूल्स लॉज रेगुलेशन हम नहीं बना रही है, कौन बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है, राइट। तो वो गवर्नमेंट की चीज गवर्नमेंट की तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है क्या, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो जो भी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगे हैं एंड स्टैट्यूटरी आपको उसको फॉलो करना है, इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल कंट्रोल। एंड जो भी आपने कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया हुआ है, जो भी कंट्रोल आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। एग्जांपल, आपने अपने घर पे ताले लगा दिए, अब ताला लगा दिया तो ये आपके ऊपर है, ये इंटरनल कंट्रोल है, राइट। घर पे हमने एसी लगा दिया, क्या ये इंटरनल कंट्रोल है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, इंटरनल कंट्रोल है, ओके। एंटीवायरस लगाया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल है। आईडी पासवर्ड लगाया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल है। शटर विंडोज लगाए हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल। मतलब जो भी चीजें, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी प्रोसेस, जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये सब कुछ जो है वो इंटरनल कंट्रोल में आता है। इंटरनल कंट्रोल जो है दोस्तों दो तरीके से लगाया जा सकता है, ओके। नंबर वन, बाय टेक्नोलॉजी और बाय प्रोसेस। या तो बाय टेक्नोलॉजी आप लगाओ, जैसे मैंने बोला, अब टेक्नोलॉजी लगाना है या प्रोसेस लगाना है, कंट्रोल। अच्छा ये बताओ कंट्रोल कहां पे लगाते हैं दोस्तों, क्यों लगाया जाता है कंट्रोल? अगर मैं पूछता हूं कंट्रोल क्यों लगाना है, तो सिंपल लैंग्वेज आता है दादा अपना कि प्रोटेक्ट करना है चीजों को। क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, अनवांटेड चीजों से प्रोटेक्ट करना। तो बात ये आती है दोस्तों, किसको प्रोटेक्ट करोगे? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसेट्स। सिंपल लैंग्वेज अपन बोलते हैं कोई भी एसेट्स हो। एसेट्स क्या हो सकता है दोस्तों? मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, अपने काम करने वाले लोग, बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ओके। टेक्नोलॉजी हो सकती है, और टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। हार्डवेयर पढ़ाया था, कोई सा भी हार्डवेयर हो, सब मॉडेम को सिक्योर करना है, कंप्यूटर को सिक्योर करना है, ओके। माउस को कंट्रोल करना है, ओके। प्रिंटर को कंट्रोल करना है, प्रोजेक्टर को कंट्रोल करना है, हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर, टैली को कंट्रोल करना है, विंडोज को कंट्रोल करना है, ओके। नेटवर्क, डेटाबेस, राइट। तो ये सब क्या है मेरे, ये सब एसेट है, मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और ऑब्वियसली जिस तरीके का एसेट होगा, जिस तरीके का, जिसका नेचर होगा, उसी तरीके से कंट्रोल लगाना पड़ेगा। अगर दरवाजा है तो वहां पे आईडी पासवर्ड नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? ताला लगाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है तो ताला नहीं लगा सकते, सॉफ्टवेयर में क्या लगाना पड़ेगा? आईडी पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? कैश है तो उसमें आप एंटीवायरस कंट्रोल नहीं लगा सकते, बट वायरस है तो वायरस के लिए एंटीवायरस लगेगा। बट अगर कैश वगैरह को प्रोटेक्ट करना है तो लॉक एंड की आप लगा सकते हो, बायोमेट्रिक डिवाइस लगा सकते हो। तो जिस तरीके का, जैसा भी नेचर होगा एसेट का, उसके तरीके से आपको कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। बहुत तरीके के कंट्रोल होते हैं दोस्तों, जो अपने को समझने पड़ेंगे, उसके फंक्शन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी चीज के लिए कंट्रोल लगा सकते हो। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस, बिल्कुल। तो यहां पे जैसे आ गया टेक्नोलॉजी, तो अब टेक्नोलॉजी में जैसे क्या आ गया? एंटीवायरस। टेक्नोलॉजी में क्या आ गया? एंटीवायरस। बायोमेट्रिक डिवाइस,
बायोमेट्रिक डिवाइस आ गया। ओके, टेक्नोलॉजी में और क्या यूज कर सकते हैं अपन, आईडी पासवर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आईडी पासवर्ड, बायोमेट्रिक डिवाइस, एंटीवायरस, और कुछ यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी में? यस, सीसीटीवी आप यूज कर सकते हो, बराबर है, यस, सीसीटीवी आप यूज कर सकते हो। और कुछ टेक्नोलॉजी में यूज करना है? यस, टेक्नोलॉजी में आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, एंटीवायरस हो गया, आईडी पासवर्ड हो गया, सीसीटीवी हो गया, और क्या यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में? आई थिंक सफिशिएंट है इतना। ओके, और कुछ बच गया? आई थिंक सब कवर हो गया। आईडी पासवर्ड भी हो गया, एंटीवायरस भी हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, आईडी पासवर्ड हो गया, हाँ सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। और अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोसेस की बात करता हूं। प्रोसेस में क्या आएगा? जहां पे अपने टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करे, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हर एक को मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता हूं, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? यस, इसमें एक चीज और यूज कर सकते हैं, बैकअप। टेक्नोलॉजी में अपन क्या यूज कर सकते हैं? बैकअप यूज कर सकते हैं। ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्स, और भी आ सकते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल, एसी। तो एसी जो है, तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ठंडा ठंडा कूल रखना है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको आपकी जिम्मेदारी देना। तो जिम्मेदारी देना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं? प्रोसेस लगा रहा हूं कि जैसे मैं सबको जिम्मेदारी दे दूंगा तो सबको अपने काम समझ में आ जाएंगे। देन इसके बाद आता है ट्रेनिंग दे दो आप। ऑब्वियसली ट्रेनिंग देना शुरू करो तो जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग दोगे उतने ही लोग बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ओके, देन इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या होता है? सबको अलग अलग काम देना, एक इंसान को पूरा काम नहीं दे देना है। अगर आप एक इंसान को पूरा काम दे दोगे तो आप उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो बेहतर है एक काम के जो बहुत सारे एक्टिविटीज है, एक प्रोसेस की जो बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो अलग अलग इंसान को दिए, तो उससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर, अगर कोई भी बंदा गलत काम कर रहा है तो दूसरे के थ्रू आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बट अगर आपने अपना सारा काम एक ही बंदे को दे दिया तो आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? तो ऑलवेज सजेस्टेबल है कि किसी भी प्रोसेस की बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं वो आप अलग अलग बंदों को दे दो, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, देन इसके बाद ट्रेनिंग हो गया, यस, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेट, ऑडिट। अब किसी को बुलाओ, ऑडिट चेक करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। तो बाय प्रोसेस तो कुछ कंट्रोल जो है दो। ओके, और बता दो, डॉक्यूमेंटेशन कर दो, हर एक चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर एक चीज का प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी रिपोर्टिंग प्रोसेस, देयर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ओके, अगर आप ये सारी चीजें लगाते हो तो मैं मानता हूं आप क्या लगा रहे हो दोस्तों? कंट्रोल लगा रहे हो, बट बाय प्रोसेस, एंड दीज कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप ये कंट्रोल नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। किन चीजों के लिए? वायरस का रिस्क, अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। वायरस का हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क है। ओके, देन इसके बाद आउटडेशन का रिस्क हो सकता है, तो प्रॉपर अपडेशन प्रोसीजर आप रखो, यहां पे चीजें आउटडेट ना हो तो अपडेट करते रहो आप टाइम पे। ओके, देन इसके बाद अगर आप समझ रहे हो आउटडेट हो सकता है, देन इसके बाद इन्वायरमेंटल थ्रेट आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल थ्रेट, फ्लड आ सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, राइट, चीजें बर्स्ट हो सकती है, तो इन्वायरमेंटल थ्रेट हो सकते हैं। आग, पानी, धूल, मिट्टी, हवा, बिजली से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती, कोरोना आ सकता है। क्या आप रेडी थे कोरोना के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल के बारे में पता ही नहीं था, ऐसे रिस्क के बारे में पता नहीं था, आपने ऐसा कोई भी कंट्रोल अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगाया था। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यस। तो इन तरीके के जो रिस्क आ सकते हैं। और क्या आ सकता है दोस्तों? पावर फेल हो सकता है आपका। अगर आप जनरेटर, यस जनरेटर भी आप यहां पे ले लो, इन्वर्टर आप ले लो, यूपीएस ले लो, तो पावर फेलियर हो सकता है। आपने नेटवर्किंग सिस्टम नहीं लगाया, कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। तो इस तरीके के जो रिस्क है वो बहुत सारे जो है मिलके आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों, तबाह कर सकते हैं, नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इसलिए आपको ये कंट्रोल लगाना जरूरी है। आया बात समझ में? अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल कंट्रोल,
ओके, देयर हैज टू बी एक्सटर्नल कंट्रोल, जिसको आप बोलते हो दोस्तों कंप्लायंस कंट्रोल। क्या बोलते हो आप? कंप्लायंस कंट्रोल। जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करना है आपको। कंप्लाई करोगे, जितना ज्यादा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करोगे उतना ही कम आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस रहेंगे, राइट? तो ये दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंप्लायंस कंट्रोल। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स लॉज रेगुलेशंस बनाए हुए आपको फॉलो करने पड़े। इवन आपके टॉप मैनेजर ने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, बिजनेस के कंट्रोल के लिए जो भी रूल्स लॉज रेगुलेशन लगाए वो भी इंप्लॉइज को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब आप इतने तरीके से कंट्रोल लगा लेते हो तो जो आपका एसेट होता है, ध्यान से समझना, वो क्या हो जाता है दोस्तों? सियाक्री हो जाता है। क्या हो जाता है? सियाक्री। एसेट में क्या लग जाता है दोस्तों? सियाक्री। व्हाट डू मीन बाय सिया? एसेट जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, डेटा जो है वो आपका कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। इंटीग्रिटी आ जाएगी, कोई भी अनऑथराइज्डली चेंज नहीं कर सकता। यस, डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा जब आपको चाहिए तब। कंप्लायंसेस बेहतर रहेंगे, रिलायबिलिटी आ जाएगी आपकी। ओके, ई फॉर एफिशिएंसी, मतलब आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे सारी चीजें। एंड एफिशिएंटली मतलब मैंने बताया था, एफिशिएंसी मतलब टाइम पे काम कर पाओगे। और इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? आप कंप्लीट तरीके से काम करो, पूरा काम कर पाओगे, विद इन द टाइम काम कर पाओगे और यूजर की जो नीड है वो यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो these are called as control which is required to be implemented in the organization to achieve what? Come on, Siakri. So Siakri is something which is called as what? Control objective. Control लगा दिया तो Siakri आ गया, कंट्रोल लगा दिया Siakri आ गया। तो अगर मुझे एसेट में Siakri चाहिए, Siakri को आप लिख लेना दोस्तों, Siakri क्योंकि ये कई बार आएगा तो अभी आप लिख लो। Siakri मतलब क्या हो गया दोस्तों? कॉन्फिडेंशियलिटी, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I for integrity, A for availability, C for compliance, R for reliability, E for efficiency and E for effectiveness. क्लियर है? यस। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कंप्लायंस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो ये अगर 7 चीजें आपको चाहिए कहां पे दोस्तों? एसेट में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? कंट्रोल लगाना पड़ेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस, पक्की बात है, 100%। यस। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर ये देखो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल बताया हुआ है, इसको अपन डायग्राम में बना लेंगे तो बिल्कुल ये अपना फ्रेमवर्क रहेगा ये पूरा कंट्रोल का। ओके, देखो क्या लिखा है? कंट्रोल इज डिफाइंड एज, कंट्रोल को क्या क्या बोल सकते हैं अपन? पॉलिसी, सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैं इसको बोलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बोलता हूं मैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको लिख लो दोस्तों, टर्मिनोलॉजी में कई बार आएगा, इवन अपना टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब होता है दोस्तों हिरार्की। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? हिरार्की। कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कितने हिरार्की है इसके, कितने लेवल है, कितने डिपार्टमेंट है। तो ये बोलता है पहला आ गया दोस्तों टॉप मैनेजमेंट, देन आया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन आया बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप पे कौन बैठेगा, मिडिल पे कौन बैठेगा, बॉटम पे कौन बैठेगा? आ रहा है बात समझ में? तो यहां पे कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेज ऑफ, फिर इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएगी, मतलब हिरार्की क्या है, कौन सी हिरार्की में कौन कौन से लोग बैठ रहे। ओके, सीए कहां पे बैठेगा? मिडिल लेवल पे बैठेगा। सीएस कहां पे बैठेगा? मिडिल लेवल पे बैठेगा। लॉयर कहां पे बैठेगा? मिडिल लेवल पे बैठेगा। बॉटम लेवल पे कौन बैठेगा? इंप्लॉइज बैठेंगे, जैसे बीकॉम का स्टूडेंट हो गया, सीए स्टूडेंट हो गए। तो ये जो सीखने वाले शख्स है बॉटम लेवल पे लोग रहेंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। टॉप लेवल पे कौन रहेगा दोस्तों? मालिक रहेगा, मैनेजर रहेगा, ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, ये सब टॉप लेवल पे होते हैं, राइट। तो देन इसके बाद देन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ओके, तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पता चलेगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कैसे जॉब परफॉर्म करते हैं। तो जब मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बोला डायरेक्टर की क्या है साहब? वो नए नए गोल्स बनाता है, नए नए ऑब्जेक्टिव बनाता है, नई नई टारगेट सेट्स करता है। तो मैं बोलूंगा इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये साहब। फिर मैंने बोला साहब मिडिल लेवल का क्या है? ये बोले साहब टैक्टिक्स बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है कि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले। अच्छा, बॉटम लेवल का क्या है साहब? ये तो एग्जीक्यूट करता है।
अपने अपने डिपार्टमेंट का जो काम है ये एग्जीक्यूट करते हैं। रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल काम करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन काम करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम करेगा, तो इनके अपने काम। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। एंड लास्ट पॉइंट मैंने बोला था जॉब डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, बट डोंट फॉरगेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सारा काम अपने को एक को नहीं देना है दोस्तों, राइट। तो जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे लिख लेना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस क्या क्या आएगा, कम ऑन, हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जहां पे भी बात होगी आप ध्यान से समझना, इन 4 शब्द में से 1 2 3 शब्द एज द केस में भी वहां पे अवेलेबल रहेगी, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आए, मतलब मैंने क्या बोला, उसकी हियरार्की की बात की है, वहां पे कंप्राइज्ड ऑफ कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है, ये अगर चीजें आप समझ जाते हो, मतलब मैं बोलूंगा साहब आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, ये सारी चीजें बनाई है, स्टैंडर्ड बनाया, पॉलिसी बनाया, प्रोसीजर बनाया, ओके, डिजाइन टू प्रोवाइड, कम ऑन, रीजनेबल एश्योरेंस। कोई भी कंट्रोल आपको 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कंट्रोल नहीं लगाते, जैसे आप कंप्यूटर में अपने एंटीवायरस नहीं लगाते हो, तो एंटीवायरस अगर नहीं लगाते हो तो वायरस आने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो 90 to 95%। अगर आप एंटीवायरस लगा देते हो तो वायरस आने की अब जो प्रोबेबिलिटीज है वो 5% हो जाएगी, मतलब 5%, 95% तो सॉरी 5% आने, मतलब 95% चीजें क्या हो गई, कंट्रोल। 5% की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि वायरस आ सकता है, मतलब कोई भी कंट्रोल आपको 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ओके, तो ये जो कंट्रोल हम लगाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव। तो मुझे उस रीजनेबल एश्योरेंस के तहत ही बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते 100% सिक्योर्ड रहेगा। ओके, डिटॉल सोप आता है और अगर आप देखो वहां पे वो एडवर्टीजमेंट देता है तो उसके वो लेंस वाले आईने में वो बहुत सारे ऐसे डांस करते रहते हैं और अचानक एक हवा चलती है और वहां पे डिटॉल सोप आता है, राइट। सारे कीड़े जो जर्म्स रहते हैं वो बहा के ले जाता है, उसमें एक रह जाता है और क्या बोलते हैं साहब, ये एक को अब आप कितना भी डिटॉल लगा दो, लाइफ बॉय लगा दो, कुछ फर्क होने वाला नहीं है इसको, ये वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस है। वो एक कीड़ा तो रह ही जाएगा, मतलब वो ये बता रहा है उस एक जर्म्स के जरिए कि आप कितना भी डिटॉल लगा लो, कितना भी लाइफ बॉय लगा लो, अगर वहां पे प्रॉब्लम्स है, राइट, तो वहां पे जो है सिस्टम जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। कुछ चांसेस रह जाएंगे कि कंट्रोल लगाने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन आपका वायरस वगैरह से अफेक्ट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज, राइट। और जो ये आप कंट्रोल लगाते हो, ध्यान से समझना, तो क्या कर रहे हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो। एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स, मतलब वायरस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनडिजायर्ड, जिसको आप नहीं चाहते हो, या तो उसको आप प्रिवेंट कर पाओगे, क्या कर पाओगे, रोक पाओगे कि भाई तू आ मत। जैसे मैंने आईडी पासवर्ड लगा दिया, तो आईडी पासवर्ड कंट्रोल क्या है, मैंने रोक दिया, भाई अब तू अंदर नहीं आ सकता। अगर तेरे पास वैलिड पासवर्ड है तो ही अंदर आ, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द रूम। दूसरा बोलता है डिटेक्टेड, कुछ कंट्रोल में लगाता हूं डिटेक्ट करने के लिए, जैसे एंटीवायरस स्कैन कर रहा है तो वो रोक नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा आ जाओ कोई बात नहीं, जो छुप के बैठो मैं ढूंढ के मारूंगा साहब, एक एक को ढूंढ के मारूंगा, मतलब वो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर। एंड कुछ कंट्रोल होते हैं जो करेक्शन के लिए अप्लाई, जैसे इंजेक्शन लगा, किसी को बुखार आ गया तो अब बुखार नहीं आना चाहिए था तो भाई साहब आप वैक्सीन ले लेते, ओके, मच्छर ने काट लिया, मच्छर नहीं काटना चाहिए था, मच्छर को रोकना था, आप ओडोमॉस लगा लेते। अब आपने ओडोमॉस नहीं लगाया, मच्छर ने काट लिया तो जर्म्स कहीं बॉडी के अंदर बैठा है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल। अब समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला वायरस है तो क्या लगाना पड़ेगा, अब इंजेक्शन लगा दो बस, इतना, मतलब इंजेक्शन लगा देना अपने को, इंजेक्शन लगाएंगे, मेडिसिन देंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल में और क्या हो सकता है दोस्तों, करेक्टिव, सपोज मान लो आपका सिस्टम आउटडेट हो गया तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, राइट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, करेक्टिव कंट्रोल। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम आउटडेट हो गया तो अपडेट करना है, तो अपडेट करना क्या हो गया दोस्तों, करेक्टिव कंट्रोल। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। तो ये जो है, ये जो बोलता है, ध्यान से समझना, ये बोलता है साहब कि यहां पे थ्रेट है, रिस्क है, यहां पे क्या है, रिस्क है, मतलब जब कंट्रोल नहीं लगाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बचा है वो है क्या, रिस्क है बेटा, क्या है, रिस्क है। ओके, ना ये बोलता है
इस रिस्क को क्या करना है, अगर आपको मैनेज करना है, इस रिस्क को क्या करना है दोस्तों, अगर मैनेज करना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। तो रिस्क जो है वो कहां पे आएगा, एसेट में आएगा। रिस्क कहां पे आएगा दोस्तों, एसेट में आएगा, बराबर है। तो ये देखो यहां पे लिखा है आफ्टर इंप्लीमेंटिंग आई सॉर्टिंग, ओके, इट इंश्योर्स दैट, ओके, ये सारी चीज, यस, यहां पे सिक्योरिटी रिलेट्स टू कमांड प्रोटेक्शन ऑफ, क्या लिखा है दोस्तों, वैल्यूएबल एसेट। तो अगर रिस्क है तो रिस्क से अगर मुझे बचाना है तो रिस्क क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, कहां पे दोस्तों, एसेट पे। बट एसेट को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन चाहिए इसको, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, राइट। किसके थ्रू दोस्तों, किसके थ्रू लगाओगे, जल्दी बोलो फटाफट से, स्टैंडर्ड। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से लगेगी बेटा सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलता है कि भाई साहब अकाउंटिंग करने के दो तरीके, एक्रूअल सिस्टम है, कैश सिस्टम है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड। बट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कोई कैश सिस्टम फॉलो करता है, कोई एक्रूअल सिस्टम फॉलो करता है। तो जो एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहा है वो उसकी पॉलिसी है, जो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है वो उसकी पॉलिसी है। तो स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि भैया दो मेथड है, अब दो मेथड में से आप जो लगाना चाहो वो आपकी पॉलिसी बन जाए। तो पॉलिसी इज ऑलवेज इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड, पॉलिसी कैन नेवर बी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द स्टैंडर्ड। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और वो ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट बिकम्स व्हाट, पॉलिसी टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड दोनों मिलके क्या लगाते हैं दोस्तों, कंट्रोल लगाते हैं। कौन से कंट्रोल लगाते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल। कौन सा लगाता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ओके, करेक्टिव कंट्रोल। एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देख लो प्रिवेंटिव कंट्रोल का, आईडी एंड पासवर्ड। डिटेक्टिव में आ जाएगा ऑडिट, आप वो एक्चुअल में ऑडिट करते हो, आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, इंक्वायरी करते हो। ओके, करेक्टिव कंट्रोल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, अपडेशन, राइट, ये आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, जल्दी बोलो फटाफट से दोस्तों, क्या मिल जाएगा, सिया क्री। अगर आप ये कंट्रोल लगा देते हो तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, सिया क्री मिल जाएगा। कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। तो ये बिल्कुल वही सारी चीजें लिखे, तो एज रिजल्ट आपकी जो जितनी भी कंप्यूटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी, डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेव हो रहा होगा। ओके, डेटा आप एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लोग कर रहे होंगे जिसको हमने ऑथराइजेशन दिया हुआ है, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है। तो सिक्योरिंग वैल्यूएबल एसेट्स फ्रॉम आप वायरस वगैरह वगैरह चीजों से, नेचुरल डिजास्टर, एनवायरमेंटल थ्रेट से उसको बचा सकते हो, फिजिकल अनऑथराइज फिजिकल एक्सेस से आप बचा सकते हो, अनऑथराइज लॉजिकल एक्सेस से आप बचा सकते हो, मतलब कोई भी अनऑथराइज यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। तो बेसिक अगर आपको कंट्रोल का मतलब समझ में आया तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल, कि देयर हैज टू बी अ रिस्क अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यूअसली अटैक ऑन द सिस्टम एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एसेट्स वी नीड टू implement what security standards and security policy that provides various types of security controls, that is preventive control, detective control, corrective control, to ensure what, सियाक्री। तो अगर आपको सियाक्री चाहिए, राइट, तो सियाक्री अगर चाहिए तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं दोस्तों, यस। सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन द कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। ओके, तो ऐसे ये बोलता है कि ऐसे कुछ क्रिटिकल कंट्रोल्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट में होने चाहिए थे। अगर वो नहीं होगा, अगर वो इन्वायरमेंट में नहीं होगा, अगर आपके वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, तो इट मे लीड टू ह्यूज रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान से समझना, अगर कंट्रोल लगा दिया तो आपको सियाक्री मिलेगा, कंट्रोल नहीं लगाया तो देयर इज ऑलवेज रिस्क अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मे कॉज हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मे कॉज हार्म टू द सिस्टम्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोलते हैं साहब कौन कौन से कंट्रोल है जो आप नहीं, हो सकता है आप भूल गए हो लगाना। तो ये बोलते हैं सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल्स लैकिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, होना चाहिए बट है नहीं। नंबर 1, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड। अगर आप
मैनेजमेंट आपके रिस्क को नहीं समझेगा, आपके कंट्रोल को नहीं समझेगा। तो अगर आप रिस्क को ही नहीं समझ पा रहे हो, कोरोना किसने समझा था? अगर पहले से समझ गए होते तो अपन पहले से अवेयर होते, बट कोरोना को अपन ने समझा ही नहीं था, इसलिए अपन ने कंट्रोल की बात नहीं की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को समझना कि कितने तरीके के रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है और उस रिस्क से बचने के लिए कौन कौन से कंट्रोल हम लगा सकते हैं। दूसरा आता है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ IIS रिस्क एंड कंट्रोल्स अमंग्स द बिजनेस यूजर्स। तो बिजनेस यूजर्स एम्प्लॉय से रिलेटेड रिस्क हो सकता है। कैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकता है? भाई आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, उसको पता ही नहीं है सिस्टम को कैसे यूज करना है, ही इज वेरी मच इनोसेंट अबाउट द सिस्टम, ही डजंट नो हाउ टू यूज द सिस्टम। तो जब उसको पता ही नहीं है कि सिस्टम को कैसे यूज करना है, तो आपका डेटाबेस जो है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सिस्टम में कौन कौन से इनपुट प्रोवाइड करने हैं। ओके, लैक ऑफ कंट्रोल फीचर्स, कौन कौन से कंट्रोल लगाना था? CCTV लगाना था, आप भूल गए। एंटीवायरस लगाना था, आप भूल गए। तो ये कंट्रोल फीचर्स को भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा, IS कंट्रोल कैसे काम करता है, कितने तरीके के कंट्रोल हो सकते हैं, ये क्या फ्रेमवर्क। जैसे CCTV की मैं बात करूं, CCTV का फ्रेमवर्क अलग है। CCTV को अगर फंक्शनल बनाना है तो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा, AC को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा। ओके, ID पासवर्ड को इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा। तो जितने भी कंट्रोल है, हर एक का एक तरीका होता है इंप्लीमेंट करने का। ओके, देन इसके बाद बोलता है वीक जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स हम आपको आगे बताएं। जनरल कंट्रोल ये होता है जो नॉर्मली होता है, जैसे घर में ताला लगना। घर में ताला लगने का मतलब क्या? जनरल कंट्रोल। हर एक ने अपने लगाता है, कोई गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, साहब वो कंट्रोल लगाता ही लगाता है। घर में एक ताला बहुत जरूरी है, जनरल कंट्रोल। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो दैट इज ID एंड पासवर्ड, जनरल कंट्रोल है। ओके, पॉलिसी बनाना जनरल कंट्रोल है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लगाना जनरल कंट्रोल है, मॉनिटरिंग करना जनरल कंट्रोल है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। कॉम्प्लेक्सिटी, आपको जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जो कंट्रोल्स आप लगाने चाहिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि लोग उसको यूज ही नहीं कर पाए। तो कंट्रोल जो है वो हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, एंड इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो गलत तरीके से आप टेक्नोलॉजी, कभी कभी लोग होता है पैसे बचाने के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी लगा देते हैं जो आगे चल के खराब हो जाती है। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करो। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट बेसिक डिस्कशन था, जनरल डिस्कशन था, इसके लिए मैंने आपको बताया है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल। तो कंट्रोल का जो ये पूरा फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये मैंने एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको बताया जिसके तरीके से ये कंट्रोल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और कंट्रोल अगर आप लगाओगे तो सियाकरी मिलेगा, नहीं लगाओगे तो रिस्क रहेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। ओके, नाउ अब जो हमारा आएगा तो वो आएगा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इजाजत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।